अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पीशी। मॉलिक्यूलर स्पीशी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर स्पीशी का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल की किस्में और या उसकी हालतें के बहुत ज़्यादा एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसके मिलने के बाद जब वो एक मॉलिक्यूल बनाता है तो वो मॉलिक्यूल किस हालत में है तो उसको हम क्या कहते हैं? उनकी मुख्तलिफ हालतें होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर स्पीशी कहते हैं। A molecule is a smallest stable form of a matter and generally made up of a two or more atom and exist independently। जिसका मतलब ये होता है कि वो अकेले रह सकता है। मतलब मॉलिक्यूलर स्पीशी हमारे पास वो स्पीशी होते हैं जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं किसी भी और एक मैटर से जब एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाते हैं तो वो एक स्टेबल एक छोटा सा स्टेबल जो है वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और वो उस मॉलिक्यूल को बना देते हैं जो मॉलिक्यूल अकेले रह सकता है। अकेले रहने का मतलब ये है कि उनके अंदर एटम्स के एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से जो है वो एक मुकम्मल चीज़ बन गई जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ कहते हैं या मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ कहते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्म्स कह सकते हैं। सही है? और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि द कंस्टिट्यूइंग एटम्स में बी सेम और डिफरेंट फॉर ईच अदर। और इनके अंदर जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर आपने बहुत से मॉलिक्यूल देखे होंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास वाटर है और इसी तरह आप कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपके पास बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स है और उसके अंदर जो है वो क्या होता है, उनके अंदर डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और वो फिर क्या करते हैं, वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर स्पीशी। और ये क्या कर सकते हैं, हम उसको आसान अल्फाज में उसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन any substance is in molecular form then it is known as molecular species। जब कोई भी एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो तो उसको हम मॉलिक्यूलर स्पीशी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक एग्जांपल है किस चीज़ का? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में हैज़ा मौजूद है, वो दो एटम से ऑक्सीजन एटम की आपस में मिलने से बना हुआ है। बोथ आर सेम, जिसमें सेम एटम, दो ऑक्सीजन एटम, दो सेम एटम, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आया और दूसरा ऑक्सीजन एटम आया जो दोनों सेम हैं नेचर में, वो दोनों आपस में मिल गए। मिलने के बाद उन्होंने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया। बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं, एक जैसे के एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये याद रखना कि जब एक तरह के जो है वो एटम आपस में मिलते हैं और जब वो मॉलिक्यूल बना देते हैं तो उस मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज़ से बना होता है? वो एलिमेंट एक वो उसको हम फिर क्या कहते हैं? उसको एलिमेंट, वो एक तरह के एलिमेंट से बना होता है। सही है, एलिमेंट आप मॉलिक्यूल जो है वो दो किस्मों से जो है वो बना होता है। मतलब मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल आपके एक वो मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स से बने होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? उसको मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट कहेंगे। और अगर वो मुख्तलिफ एटम से बना हुआ हो तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? कंपाउंड मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आप खुद देख लें, यहाँ पर एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन हैं। जब कार्बन और दो ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब दो मुख्तलिफ जो है एटम्स और एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जब उससे एक मॉलिक्यूल बनता है, वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। सही है, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जब आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो उससे हमारे पास एलिमेंट बनता है। ठीक है, और जब हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे हमारे पास कंपाउंड बनता है। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हैव दे हैव थ्री टाइप्स। मॉलिक्यूल के
नंबर ऑफ एटम्स क्या की बुनियाद पे हमारे पास मॉलिक्यूल को जो है वो तीन अक़साम में को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? जैसे कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये तीन उनके टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिस जो जो अकेले वो जो कि स्टेबल हो और वो आपके पास एक ही तरह के एटम से बना हुआ हो। सही है, जिसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, आपको नाम से ही जो है उसको जो है पढ़ना पड़ेगा। जिससे कि मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, और एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स की एटम, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूल जो जो इन दोनों से बना हुआ है। जिससे कि मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल जो कि एक टाइप ऑफ एटम से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मोनो मीन्स वन and atomic means atoms, so the molecule which is made up of only one type of atom is called monoatomic molecule। तो monoatomic molecule हमारे पास वो molecule जो आपके पास ओनली वन टाइप ऑफ एटम से जो है वो बना हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। They are highly stable and do not be react with other atoms। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल के अगर कोई एटम की बात करें तो एटम, अगर वो एटम स्टेबल होगा, स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर उनके जो शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होते हैं अगर वो पूरे होते हैं, तो उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? वो स्टेबल है। तो अगर वो स्टेबल होगा तो इसका मतलब ये है वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो रिएक्शन किसी के साथ शो नहीं करेगा। कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, आसान है। तो आपको ये चीज़ रखना है कि अगर कोई भी एक एटम की बात कह ले, अगर कोई भी एक एटम अगर स्टेबल होगा, ठीक है, अगर वो स्टेबल होगा तो स्टेबल का मतलब ये है कि वो रिएक्शन नहीं करेगा, विल नॉट रिएक्ट, वो आपके पास रिएक्ट नहीं करेगा। सही है, और ये एक पॉइंट है आपके मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको उनकी डिफिनेशन याद रखनी है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल उस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के कहते हैं जिसमें क्या होता है, जो बनता है वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को से, उसको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और वो स्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं और अकेले रहते हैं। दैट्स इट, ये उनके बारे में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उनके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल है। उसके एग्जाम्पल हमारे पास है हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, इसी तरह एक्सेट्रा। नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज उसको कहा जाता है, जो आपका एक ग्रुप होता है। अगर आप पेरियोडिक टेबल को देखोगे तो पेरियोडिक टेबल में जब आप यहाँ पर जो है वो इस कॉर्नर पे यानी राइट साइड में आप एक कॉर्नर पे आओगे, उसके अपर कॉर्नर पे आओगे, तो अपर कॉर्नर के अंदर क्या होगा? आपके पास यहाँ पर ऊपर लिखा होगा नोबल गैसेज, और नोबल गैसेज के बाद आपको लिखा होगा हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इस तरह जो है एलिमेंट्स आपको दिखेंगे पेरियोडिक टेबल में। आप पेरियोडिक टेबल जो है वो देखोगे। पेरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑन द चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो दूसरे टाइप की तरफ आते हैं जिसका नाम है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि पिछले, डाई का मतलब क्या है? आपको ये लफ्ज़ जो है वो याद रखना है। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल जो दो किस्म के, टाइप्स का मतलब होता है किस्म, ठीक है, दो किस्म के एटम से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। सही है। तो द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे कि HCl, इस HCl को हम क्या कहेंगे? उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके एक हाइड्रोजन से बना हुआ है और एक क्लोरीन से। मुख्तलिफ एटम है, हाँ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे H2। H2 आपके पास जो है वो आपके पास
मुख्तलिफ भी ये याद रखना कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो आपके दो किस्म के भी हो सकते हैं, और आपके पास जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम भी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फिर कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल एक जगह पर मौजूद है। उसका मकसद ये है कि एक दो मॉलिक्यूल एक साथ में मौजूद हैं, और चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो मुख्तलिफ हो, तो ये उस पर फ़र्क नहीं करता है। तो ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल का एक डिफिनेशन है। मतलब अगर आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को देखोगे, इनकी तादाद दो होगी, एक जगह पर मौजूद होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, उसको डाई एटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, चाहे वो मुख्तलिफ हो और चाहे वो एक जगह पर हो। जैसे कि H2 है, H2 हाइड्रोजन है, जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये आपका एग्जांपल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। O2 आपका जो है वो एग्जांपल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है। और CO का मतलब ये एक एलिमेंट है। आपको जो आपको एक नया लगेगा, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है कार्बन मोनो ऑक्साइड। मोनो का मतलब क्या है मैंने बताया, कार्बन मोनो, कार्बन है, मोनो का मतलब होता है क्या, मोनो का मतलब है वन, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। मतलब उनके अंदर वो कार्बन जो कि एक ही ऑक्सीजन के साथ मौजूद है उसको कार्बन मोनो ऑक्साइड कहते हैं। दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप नंबर 3, जिसमें हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल जिसके पास आपके पास क्या होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब वो मॉलिक्यूल जो कि आपका दो या दो से ज़्यादा किस्म से एटम से जो है वो बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब ये जितने भी हमने पढ़े मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि एक एटम, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक एटम, पॉली एटॉमिक का मतलब होता है दो एटम, और दो से ज़्यादा जितने भी हुए वो आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं। आपको तादाद पर जो है बस ध्यान रखना है। किसी भी एक मॉलिक्यूल को देखा जाए तो जब आप उनको देखोगे कि अगर वो दो एटम एक दूसरे के साथ मौजूद है, आप कहोगे डायरेक्टली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आपके पास जो है वो तीन मौजूद हैं तो आप कहोगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर एक मौजूद है तो आप कहोगे ये एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर जितने भी नोबल केसेस है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। उसके बगैर जितने भी हैं वो आपको बाकी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। हाँ, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर हम आपकी बुक के रेफरेंस से देखा जाए तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी आपके लिहाज से बहुत कम होंगे। ज़्यादातर चांसेस होंगे कि वो होंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। जैसे कि आपके पास है फार्मूला C12H22O11, जैसे मैंने बताया ये आपका शुगर का फार्मूला होता है, सुक्रोज का फार्मूला होता है, ये है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला। बाइनाइट्रेट आपके पास है, एक कॉपर सल्फेट है, और आपके पास वाटर का जो है 5H2O। 5H2O का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एटम्स आपके वाटर के एटम के साथ जो है वो मौजूद है। बहुत ज़्यादा एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेक्स मौजूद है, इसका मतलब होता है कि ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको और क्लासीफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है, कि वो उनके अंदर वो खालिस है या नहीं है। तो उसकी बुनियाद पर हमारे पास उनके अंदर दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो का मतलब क्या है, होमो का आसान लफ्ज़ है, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमो मीन्स सेम एंड एटॉमिक मीन्स एटम्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड एटॉमिक मीन्स एटम्स, ठीक है। फ़र्क समझ आ गया क्या है कि होमो और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में फ़र्क ये है कि एक जैसे एटम से बना होता है और एक दूसरा जो है वो डिफरेंट एटम से बना होता है, सही है। ये पॉइंट याद रखना। तो होमो मीन्स सेम एंड एटॉमिक मीन्स एटम्स। द मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स नोन हैज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि O3 और S8, ठीक है। एक सल्फर का जो है जब 8 मॉलिक्यूल, वो सल्फर जो है वो अगर आप नेचर में देखो तो आप पेरियोडिक टेबल में देखो तो S8 लिखा होगा, क्योंकि मतलब आपको इस फॉर्म में जो है वो आपको जो है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि आपके पास NH3 अमोनिया है, बाइनाइट्रेट है, H2SO4 है, ये आपके पास है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि आपको जो है वो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये इनकी किस्म, ये याद रखना कि ये
ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर है। अगर आपसे पूछे आपको ये पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि O3 जो है वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरो है, पॉलीएटॉमिक एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? तो आप कहोगे होमोएटॉमिक। क्यों? क्योंकि आप ये कहोगे कि ये एक तरह के एटम से बना हुआ है, ठीक है, ये आपके एक एटम से बना हुआ है, ये आपके डिफरेंट एटम से, नाइट्रोजन भी है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एक साथ मौजूद है, तो वो होगा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, ठीक। तो इस टॉपिक को आपको जो है वो बहुत से गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको जो है वो ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है ये बताऊंगा कि आपको मोल को जो है वो किस तरह याद करना है, और ग्राम एटम और आपको एवोगैड्रोस नंबर जो है वो किसे कहते हैं, और दोनों का फ़र्क मैं समझाऊंगा कि आपको जो है वो दोनों का फ़र्क किस तरह करना है, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, और आपसे ये पूछते हैं कि मतलब ये बताओ, डिफाइन करो मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मोल क्या है? मोल जिसका सिंबल है MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपसे फिल ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, और उसको हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ग्राम फार्मूला मास भी कह सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। उनके इतने नाम, 1 2 3 4 नाम हैं उनके, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको जो है वो कहीं भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछे ग्राम एटम के बारे में बताओ, तो ग्राम एटम से मुराद आपको मोल के बारे में पूछ रहा है, सही है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि मोल का जो रोल है, जो अहमियत है, वो आपकी केमिस्ट्री में क्या है, ठीक है। हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी कि हम मोल पढ़ रहे हैं और एवोगैड्रोस नंबर पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो ज़रूरत है वो ये है कि आपके आपकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा के रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है। इसमें एक मैटर जो है वो दूसरे मैटर से साथ जो है वो मिलता है, और इससे नया मैटर बनता है, और इससे एनर्जी वगैरह जो है वो निकलती है, ठीक है। तो ये आपके जो है वो केमिस्ट्री में रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या करना पड़ता है, इन केमिस्ट्री वी मेक रिएक्शंस, सो वी कंबाइन 2 or more reactants to get a product in a chemical reaction। आपके केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं, जब आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करते हो, तो उनमें हमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करना पड़ता है। कंबाइन करना मतलब होता है एक जगह पर करना होता है, जिसकी वजह से हमें केमिकल रिएक्शन में जो आखिर में जो एक चीज़ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, प्रोडक्ट हमें बनाना होता है, तो प्रोडक्ट हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके हम बनाते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब सवाल आता है कि रिएक्टेंट है क्या और प्रोडक्ट है क्या। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, द केमिकल that is the chemical or substance that is present at the start of the chemical reactions। मतलब वो केमिकल या वही सब्सटेंस ऑफ अ मैटर जो आप क्या करो, जो केमिकल रिएक्शंस के स्टार्ट में जो है वो मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो कि बाद में कंबाइन हो के, ठीक है, क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या है, द न्यू केमिकल सब्सटेंस मेड हैज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वही सब्सटेंस जो आपने केमिकल रिएक्शंस में दिया था कंबाइन होने के लिए, जिससे एक नया कंपाउंड बना, जिससे नया केमिकल सब्सटेंस बना, उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसी तरह सो वी नीड द रिएक्टेंट इन अ प्रॉपर और एग्जैक्ट कंसंट्रेशन सो दैट वी गेट अ डिजायरेबल प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। हमें जो रिएक्टेंट्स है उनकी उनकी जो है वो एक तरह की ख़ास तादाद हमें चाहिए होती है कि हम इसकी वजह कि हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस को एक कंटिन्यू कर सकें, और कंटिन्यू होने के साथ साथ हम उनसे एक अपने ख्वाहिश की जो है वो एक प्रोडक्ट हासिल कर सकें। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक
आला चाहिए होता है और एक चीज़ चाहिए होती है कि जिसके थ्रू हम एक ख़ास रिएक्टेंट्स लें और उसको ख़ास जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो तब्दील करें, ठीक है। अब हमें ख़ास जो है वो मिकदार की ही क्यों ज़रूरत है? ख़ास मिकदार हम कोई भी की मिकदार जो है वो डाल सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है वो कोई भी एक चीज़ नई चीज़ जो है वो बन सकती है। ख़ास तादाद का मतलब ये है कि हमें एक हर किसी भी एक अच्छी चीज़ और एक प्रॉपर चीज़ को बनाने के लिए आपको उसके अंदर एक ख़ास मिकदार में चीज़ों को डालना पड़ेगा। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके घरेलू एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आप चाय बनाते हो और चाय में अगर आप जो है वो पत्ती जो है वो ज़्यादा डाल दो या आप उनके अंदर चीनी ज़्यादा डाल दो, तो उसके अंदर जो टेस्ट है वो आपका डिफरेंट टेस्ट जो है आपको देता है। आपको एक अच्छी चाय जो है उस वक़्त मिलेगी जब आप जो है वो एक ख़ास मिकदार सबके अंदर जो है वो चाय के अंदर डालोगे, तब आप उससे मज़ा ले सकते हो। अदरवाइज़ आप मज़ा नहीं ले सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर या एग्ज़ैक्ट कंसंट्रेशन ना हो रिएक्टेंट्स की। मतलब आप रिएक्टेंट समझ लें, जो चीज़ आप किसी भी एक दो चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। बट इन एक्चुअल वी आर फेल टू काउंट एंड टेक एटम ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस इनटू अ डिजायर्ड क्वांटिटी। लेकिन असल में हम जो है वो नाकाम होते हैं इन तमाम एटम्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाने में, जिसकी वजह से जिसके रिएक्ट होने की वजह से हमें एक ख़ास प्रोडक्ट मिले, ये हम इसमें फेल हैं, ठीक है। तो इस फेलियर को जो है वो ख़त्म करने के लिए और इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए हमें एक ज़रूरत पड़ती है एक कंसेप्ट की, जिसे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम मोल कहते हैं, ठीक है। So we need a new concept, mole is introduced to solve this problems. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मोल का कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास are taken in gram instead of atomic mass, and it help to measure the amount of reactant and products. मतलब ये है कि इस कंसेप्ट के मुताबिक आपके पास किसी भी एक एलिमेंट का, किसी भी एक एटम का, किसी भी एक मॉलिक्यूल का और किसी भी एक आयोनिक कंपाउंड का अगर आप एक एक वज़न को, अगर उसके वज़न को हम एटॉमिक मास यूनिट जिससे कि मैंने एक यूनिट बताया था, और ये यूनिट आपको इस्तेमाल करना होता है किसी भी एक एलिमेंट के, किसी भी एक एटम के, किसी भी एक मॉलिक्यूल के, किसी भी एक आयोनिक कंपाउंड के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो यूनिट मैंने वहाँ पर पिछले लेक्चर में बताया था कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उसकी ही मिकदार को किस चीज़ में कन्वर्ट करें, उसको तब्दील करें, इसकी जगह पर अगर हम इस ग्राम को इस्तेमाल करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोल कहते हैं। और ये हमें मदद देता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद को अच्छी तरह से नापने के लिए। सही है। आपने क्या किया, आपने जो एक आला है, मतलब एक यूनिट है किस चीज़ का, किसी भी एक मॉलिक्यूलर मास का, एटॉमिक मास का और आपके फार्मूला मास का, उसको तब्दील करके सिर्फ ग्राम जो है वो ऐड कर दिया, तो ये कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, उसको मोल कहा जाता है। दैट्स इट। और ये फिर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद को मालूम करने में मदद देती है। किस तरह मदद देती है, आगे जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वेरी इजीली यूजिंग ऑर्डनरी इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आप आला इस्तेमाल करते हो, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर आप किसी भी एक एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को, आयोनिक कंपाउंड के मास को, अगर उनके मासेस को आप एटॉमिक मास यूनिट के, मतलब वो उस यूनिट को जो है वो इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बजाय हम उनके साथ ग्राम लगा दें, तो वो उसके ग्राम लगने की वजह से हम उसको जो है वो हम उसकी वजह से जितने भी प्रोडक्ट है हम अचीव कर सकते हैं आसानी से। किसी भी डिफरेंट आला की वजह से, जितने भी आला है बैलेंसेस है, मतलब जो वज़न मालूम करते हैं, उसके थ्रू हम आसानी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद को मालूम कर सकते हैं। किसी भी एक चीज़ की मिकदार को आसानी से जो है वो मालूम कर सकते हैं।
तो आपकी जो जनरल डिफिनेशन है वो मोल की वो ये होती है कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और द मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, और आयोनिक मास जो फार्मूला मास जिसे यहाँ कहा जाता है एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल ऑफ आ दैट सब्सटेंस। वो सब्सटेंस, सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एटम का भी हो सकता है, सही मतलब एटम मतलब एक एटम का भी हो सकता है, और एटम का, एटम जो सब्सटेंस है वो एटम किस चीज़ का है, उसका किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, किसी भी एक चीज़ का जो है वो एक मोल जो है वो उस वक्त जो है वो उसके बराबर होगा जब हम उनका, उनके अंदर जितने भी एटम्स होंगे और मॉलिक्यूल होंगे और आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, इन तीनों में से एक अगर उनके जितने भी मास को अगर हम ग्राम में तब्दील करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोल कहेंगे। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास की बात करो, एटॉमिक मास इज व्हाट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम उसकी उसकी वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसके जो एटॉमिक मास है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू यूनिट इनटू द ग्राम, अगर हम उनको ये एटॉमिक जगह, ये जो AMU है, इसके जगह पर हम सिर्फ यहाँ पर एक छोटी स्मॉल लेटर जी लगा दे तो उसको वो आपके मोल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो वो उनके मोल में तब्दील हो जाएगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को हमने 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम में तब्दील कर दिया ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू द मोल। तो तब आपके जो 1 ग्राम है वो आपके पास जो है वो इक्वल है हाइड्रोजन एटम, जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो इक्वल है आपके 1 मोल के बराबर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक मास जो है वो लेते हो तो उस एटॉमिक मास का जो मतलब अगर उनको ग्राम में तब्दील किया जाए और ग्राम में तब्दील करने के बाद वो अगर उनको नापा जाए तो वो आपके मोल की इक्वल होगा, सही है। और दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट है। आप पैरेडिक टेबल में जो सी सिंबल के जो नीचे मौजूद नंबर होते हैं उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, और जो उसके ऊपर मौजूद होता है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो आपके जो एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास का जो यूनिट है अगर उसको हम ग्राम में तब्दील करें और उतने ग्राम मतलब 12 ग्राम कार्बन एटम्स जो है वो और उसमें तब्दील करें, तब अगर आप उसको लिखोगे कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम जो है वो एक मिकदार होती है और वो मिकदार आपकी इक्वल होती है 1 ग्राम के, एक मोल के, सही है। तो मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एटॉमिक मास किसी भी एक एलिमेंट का लोगे, ठीक है, तो वो आपका जो एलिमेंट होगा अगर वो उनको हम ग्राम में लेते हैं तो ग्राम में लेने के बाद उनकी जो तादाद होगी वो इक्वल होगी 1 मोल की। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, उनका 16 एटॉमिक मास यूनिट है। 16 एटॉमिक मास यूनिट को हमने ग्राम में तब्दील किया, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपकी इक्वल होता है 1 मोल का, सही है। ये आपको इसी तरह करना है, आपको बस ये ट्रिक जेन में रखना है। मोल के बराबर कब होगा, मोल के बराबर उस वक्त होगा कि अगर आप एटॉमिक मास यूनिट को जो है उससे हटाओगे, आप ग्राम लगाओगे तो उसी ग्राम मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम किसके इक्वल होगा, मोल के। इसी तरह 12 ग्राम आपके पास कार्बन एटम कितने के इक्वल होगा, 1 मोल के। इसी तरह आपके जो है ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, 1 मोल के। अगर आप ये कहोगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है मोल के, तो ये गलत होगा। आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो मोल के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मोल के जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। तो मोल क्या है, मोल एक एग्जैक्ट एक ख़ास तादाद है, ठीक है, जो एक ख़ास तादाद के बारे में कि एक चीज़ है। जैसे कि अगर आप जो है वो किसी भी अगर आप अंडे लेने जाते हो, दुकानदार को आप ये कहते हो कि 1 डज़न अंडे देना, ठीक है। तो जब आप उनको बोलते हो तो वो उनके ज़हन में ये एक 12 का जो नंबर है वो पहले से ही ज़हन में होता है, ठीक है, कि
एक डोजन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है। तो वो उनका जो है वो पहले से ही ज़हन में जो है वो 12 का जो नंबर है वो उनके अंदर मौजूद है। इसी तरह एक मोल भी एक तरह का जो है वो एक ख़ास मिकदार है जिस मिकदार को हम इस्तेमाल करके फिर बाद में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो तादाद है उनको मालूम करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, सही है। तो एक मोल अगर मैं बात बताऊं तो एक मोल जो है आपकी इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स की इक्वल है। मतलब ये है कि आपके पास अगर एक मोल अगर मैं लेता हूँ तो वो एक मोल किसी भी एक पार्टिकल, किसी भी एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होगा। आसान अल्फाज में कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के गोल्ड के फॉर एग्जांपल गोल्ड के जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल लेता हूँ तो वो इक्वल होंगे आपके एक 1 मोल के, सही है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि 12 जो है वो 12 जो है वो डोजन ऑफ एग वो आपकी इक्वल होते 12 एग आपके इक्वल होते हैं 1 डोजन के। इसी तरह आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आपके पास जो है वो 1 मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। द 1 मोल आपके पास किसी भी एक 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? ग्राम एटम से मुराद उनके एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। याद रखना ये एक पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि 1 मोल आपके एक 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है, यानी उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ठीक है। एटॉमिक मास के इक्वल होता है। 1 मोल आपके 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि 1 मोल आपके 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के इक्वल होता है और 1 मोल आपके 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का जो एटॉमिक मास था वो भी आपके पास क्या था? 23 था एटॉमिक मास यूनिट। फिर हमने उसको जो है वो कन्वर्ट किया ग्राम में, और फिर ग्राम के जो वैल्यू था वो इक्वल है आपके 1 मोल के। 23 ग्राम ऑफ अ सोडियम एटम इज बिकम इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह हम देखते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में। हमने एटम के हवाले से बात की, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के हवाले से कि मॉलिक्यूल के हवाले से एक मोल जो है वो कितने के बराबर है। एक मोल जो है, याद रखना कि 1 मोल जो है वो इक्वल है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब ये है कि उनके एटॉमिक मासेस के साथ रिलेटेड बात है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल इनके ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल हैं, ठीक। किस तरह कि जैसे कि आपके पास आपका एटॉमिक मास वाटर का अगर आप मोलर मास लिखोगे, मोलर मास का मतलब ये होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी वज़न उसका होता है, मॉलिक्यूल का जो वज़न था, अगर आप उनके तमाम वज़न को जो है वो लेते हो और उस वज़न को ग्राम में तब्दील करते हो तो वो उतने ग्राम ऑफ आ मॉलिक्यूल जो है वो आपके 1 मोल के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास कितना है? वो 18 है। तो अगर 18 को हम ग्राम में तब्दील करेंगे तो 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो इक्वल होगा आपके 1 मोल के। इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास देख लें। मोलर मास को क्या करो, उसको जो है वो एटॉमिक मास यूनिट से जो है ग्राम पर मोल से जो है वो उसकी अपनी यूनिट से जो है वो फिर से कन्वर्ट करो किस चीज़ में? ग्राम में तब्दील करो। ग्राम में तब्दील करने के बाद आपके पास वो कि जो ग्राम में जो वैल्यू होगी वो आपके मोल की 1 मोल की इक्वल होती है। मतलब 44 ग्राम आपके पास जो है 44 ग्राम्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के 1 मोल के इक्वल है, सही है। तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, एक जो है वो सब चीज़ों का जो है वो समरी है, ये है कि एक मोल आपके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल की इक्वल है ऑफ एनीथिंग। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो वो आपके पार्टिकल्स जो है वो एटम भी हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आपके फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, सही है। तो अगर एटम्स होंगे तो जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने कार्बन के बारे में बताया कि अगर आपके पास जो है वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो आपके जो है वो इक्वल हो गया 1 मोल के। और अगर आपके पास जो है वो कितने मॉलिक्यूल वाटर के जो है 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो आपके पास जो है वो इक्वल होगा 1 मोल के, सही है। इसी तरह फार्मूला यूनिट के बारे में बात करें तो फार्मूला यूनिट 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स होंगे तो आपके वो इक्वल होगा किस चीज़ का? 1 मोल के। तो फिर बाद में अगर हम ये बात कर ले कि 1 मोल भी किसी भी एक ख़ास मिकदार की इक्वल होता है और वो ख़ास मिकदार कितनी है? वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, सही है। अब ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम की इक्वल होता है, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने कहा
यहाँ पर जो एक मोल है, अब ये कितने मतलब पार्टिकल की फॉर्म में कितने एटम की इक्वल हैं, वो आपकी इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 एटम की इक्वल है, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल की इक्वल है, या आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट की इक्वल होता है। मतलब वो डिपेंडेंट होता है, ये जो एटम्स है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, ये आपके पास एक कंपाउंड में सारी चीज़ें नहीं आ सकती। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए है कि आपको ये समझना है कि एक मोल का जो एक ख़ास मिकदार होती है, वो किसी भी एटम के अंदर आपके पास वो एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 23 की तादाद को ज़ाहिर करता है। एक मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल 6.02 मल्टीप्लाई 23 मॉलिक्यूल की तादाद को जो है वो ज़ाहिर करता है। और आपका जो है वो 1 मोल जो है वो आपके किसी भी एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर आपकी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की 23 आयोनिक कंपाउंड की तादाद को जो है वो जाहिर करती है। सही है, तो 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट हैज़ अ मास इन ग्राम इक्वल टू इट एटॉमिक मास। मतलब क्या है कि एक मोल ऑफ किसी किसी भी एक एलिमेंट का एक मोल, वो आपके पास उसका जो वजन होता है ग्राम में, वो इक्वल होता है एटॉमिक मास के। सही है, इसी के बाद हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम उनको जो है प्रूव करते हैं कि किस तरह जो है वो मोल को इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आपका कार्बन है, कार्बन एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 12 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आसान तरीका अगर मैं बता दूं, आसान तरीका ये है कि आपको जो जितना भी एटॉमिक मास है किसी भी एक एलिमेंट का, अगर वो आपको जो है वो कितने में लिखा गया है, उनके मोलर मास जितना होगा वो आपके इक्वल होगा उनके मोल के तादाद के मुताबिक। ठीक है, ग्राम्स में। ठीक है, ग्राम्स में बता रहा हूँ। तो 1 मोल ऑफ आ कार्बन एटम के अंदर आपको 12 ग्राम ऑफ कार्बन मिलेगा। ठीक है, 12 ग्राम की इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ आ कार्बन की जो वजन है वो 12 ग्राम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो उसको हम एटॉमिक मास यूनिट को जो है वो रिमूव करेंगे, और ग्राम में अगर देखा जाए तो ग्राम में फिर उनकी तादाद वो आपके 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगी। ठीक है, उसी तरह आपका वाटर मॉलिक्यूल की का जो टोटल वजन होता है, मोलर मॉलिक्यूलर मास, तो वो ये आपके पास है 18 एटॉमिक मास यूनिट। वही 18 एटॉमिक मास यूनिट आप रिमूव कर लो, तो आपके जो है वो जो 18 ग्राम है, उनकी जो 18 ग्राम की जो तादाद है वो आपकी इक्वल होंगी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो मोल एक पानी का वजन और 18 ग्राम है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक मोल का पानी का वजन जो है वो क्या है, वो कितना है, वो 18 ग्राम है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि एक ऑक्सीजन का जो एक मोल का जो वजन है वो आपका जो है वो 16 ग्राम है, और कार्बन का जो है वो एक मोल का जो वजन है वो है 12 ग्राम। सही है, इसी तरह आप सोडियम क्लोराइड का देख लें, सोडियम क्लोराइड का जो है वो एक मोल का जो वजन है वो आपके ग्राम्स में 58.5 ग्राम्स है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके चुनने का पत्थर है। ठीक है, तो अगर उसके बात करें तो वो आपका जो एटॉमिक मास है उसका 100 एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उनको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो वो आपके 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वल होगा। ठीक है, तो जो 100 ग्राम है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के वज़न को ज़ाहिर करता है 1 मोल के। ठीक है, तो आयोनिक वेट ऑफ अ सोडियम, ठीक है, आपके सोडियम, जिसे अगर आपके पास आयन की बात करें तो आयन की फॉर्म में भी आ सकता है। सोडियम का जो है वो अकेले में जो मास होता है, अगर मैं एलिमेंट के हवाले से अगर आप उनके एटॉमिक मास देख लो तो 23 एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप ग्राम आयोनिक वेट के बारे में बात करो तो वो आपका इक्वल होगा सोडियम एटम का 23 ग्राम है। अगर मैं वो ग्राम में तब्दील करूँ तो वही है, मतलब वही मोल। अगर एक सोडियम आयन को 1 मोल की फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो उसका जो वजन होगा वो आपका होगा 23 ग्राम। सही है, दिस ऑल रिलेशंस आर मोल टू मास रिलेशनशिप। मोल टू मास रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि
रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे से वास्ता, और एक दूसरे से वास्ते का मतलब ये होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना, या दूसरी चीज़ का मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ में तब्दील होना, और उस बाद में जो है फिर उसी चीज़ का जो है फिर से जो है वो मोल में जो है वो तब्दील होना, उसको हम क्या कहते हैं, उनके मोल मास रिलेशनशिप, मतलब मोल का मास में तब्दील होना और मास का मोल में तब्दील होना, ये है मोल मास रिलेशनशिप। मतलब ये है कि मास को मोल में और मोल को मास में कैसे तब्दील करते हैं। उसके लिए आपको जो है वो एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला ये है कि अगर आपको मोल को फाइंड करना है, आपके क्वेश्चन के एक्सरसाइज को अगर आप फिल करोगे तो एक्सरसाइज के अंदर आपको मोल के क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको मोल को फाइंड किस तरह करोगे। मोल का जो फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, और जो क्वेश्चन में जो है वो दिया गया है वो मास, ठीक है। दोनों एक बात कर रहे हैं। मतलब आपके क्वेश्चन में जो भी मास आपको दिया होगा, कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि मुझे एक चीज़ की एक चीज़ की इतनी मिकदार है, तो आप मुझे मोल के बारे में बताओ। तो जो मिकदार दी गई होगी वो यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करना है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, फार्मूला मास और या आयोनिक मास। जो भी चीज़, मतलब अगर आपको आयोनिक कंपाउंड का मालूम करना है तो आप आयोनिक मास लगाओगे, फार्मूला मास लगाओगे। और अगर आपको जो है वो किसी भी एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया हो तो आपको मॉलिक्यूल के जो है वो मास, मोलर मास जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वज़न लिखना पड़ेगा। और अगर आप एटम के बारे में पूछ रहे हो तो एटम का जो मास होगा वो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, सही है। तो मोल इज इक्वल टू क्वेश्चन मास डिवाइडेड बाय atomic molar mass of any substance of a matter has which are in the state of, which is in the form of atomic or molecular or formula mass or ionic mass, understand। apart from this, इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अननोन मास। अगर आपसे पूछे किसी भी क्वेश्चन में कि मुझे मैंने आपके इतने मोल ऑफ सब्सटेंस आपके क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इतने मोल ऑफ सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फार्मूला यूनिट का, या किसी भी एक आयोनिक कंपाउंड का आपके पास है, आप मुझे उनके मास के बारे में बताओ, ठीक है। आपको जो एटॉमिक मास है ये याद रखना, ये चीज़ आपको पीरियोडिक टेबल से याद होनी चाहिए। आपको पीरियोडिक टेबल से जो है वो ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि इस एलिमेंट के जो है इस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या है, इस मॉलिक्यूल का जो है वो एटॉमिक मास कितना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है। जिसको आसान अल्फाज में मोलर मास कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो टोटल मास होता है किसी भी एक कंपाउंड का, तो या किसी भी एटम का, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास। इसी तरह अगर आप अननोन मास मालूम करना चाहते हो, जो मास वो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस मास को कन्वर्ट जो है वो मालूम करना चाहते हो, तो आपको मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनके मोलर मास, या आपके मोलर मास है, एटॉमिक मास है, या मोलिक्यूलर मास है, या फार्मूला मास है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है। इसके लिए क्वेश्चन है, हमने आपके बुक में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन अ 250 ग्राम ऑफ अ ग्लूकोज। आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, आपको क्वेश्चन को रीड करना जो है वो इस तरह आना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा गया। आपके क्वेश्चन में मोल के बारे में पूछा है। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल को इन 200 ग्राम ऑफ अ ग्लूकोज। कितने ग्राम ग्लूकोज के, 250 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको वैल्यू दी गई होगी अकॉर्डिंग टू जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन में जो आपको एक मास दिया होगा, उस मास को हम क्या करेंगे, वो आपको यहाँ पर जो मैंने बात की थी वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 250 ग्राम, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि किस चीज़ का जो है वो पूछ रहे हैं। चाहे कोई एक आयोनिक कंपाउंड है, कोई एक एटम्स है, या आप वो पूछ रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, तो एक क्या है, ग्लूकोज के बारे में पूछे। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जिसका फार्मूला है C6H12O6। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मोलर मास ऐसे ही याद नहीं होता है,
ठीक है। अगर आपको जो है वो ऐसी ही याद आप रट लेते हो उसको वैल्यू को, तो बहुत वेल एंड गुड, आपको जो है वो कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करेगी। अगर आप कैलकुलेट करोगे एकदम से आसानी से कैलकुलेट, लेकिन अगर आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप पेरियोडिक टेबल में जितने भी उनका जो एटॉमिक मासेस है एलिमेंट्स के, वो याद रखो। और मैं आप बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स के जो है वो आपको एलिमेंट एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि कार्बन है, और कार्बन कितने तादाद में? 6, हाइड्रोजन 12 तादाद में, ऑक्सीजन 6 तादाद में। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एटॉमिक मास को उनके तादाद के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें उनका मोलर मास मिलेगा, और फिर हम उन तमाम जो एटम है उनके एटम के तमाम मोलर मास को आपस में जमा करेंगे, जो कि हमें बाद में उनके उनका जो टोटल है वो मॉलिक्यूलर मास देंगे। एटम्स के तमाम मासेस को हम जब वजन को हम एक जगह पर करेंगे तो हमें मॉलिक्यूल का मास एक जगह पर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, मल्टीप्लाई बाय 6 करो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन 6 तादाद में। हाइड्रोजन क्या है? एटॉमिक मास 1 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 12 तादाद में है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है? उनका जो एटॉमिक मास वो 16 है, और उसको मल्टीप्लाई किया हमने 6 से, मतलब ये है कि वो 6 तादाद में है। तो जब आप 12 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 72 मिल जाएगा। ठीक है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो 96 आ जाएगा। फिर आपको उनको जो है जमा करना है, तो जमा जब आप करोगे आपके पास आ जाएगा 180। ठीक है, आपका 180 आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है? जब आप 180 जो है आपका जो है वो एटॉमिक मास यूनिट ग्लूकोज का आ गया, आपको पहले ये सॉल्व करना है। ठीक है। आपको डेटा पहले कलेक्ट करना है। डेटा का मतलब ये होता है कि आपको जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं, जो चीज़ पूछी गई उनके हवाले से जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में है उससे लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या किया, 250 को जो है वो पहले जो है वो जहन में रखा कि उसको गिवन मास में मैं रखूँगा। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ग्लूकोज का जो है वो क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो लिया कि ग्लूकोज क्या है? मॉलिक्यूल है। अब मैंने उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया, वो 180 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम क्या करेंगे? इस 250 पर डिवाइड करेंगे। जैसे कि फार्मूले के मुताबिक मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जो कि क्वेश्चन में मास है, और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सही है। इसी तरह जब हम उनको मोल को मालूम करेंगे, मोल को मालूम करना है तो मोल के फार्मूले के मुताबिक मोल इज इक्वल टू 250 गिवन मास डिवाइडेड बाय 180। 100 क्या है? आपका जो है वो फार्मूला मास। जब आप उसको डिवाइड करोगे आपका जो आंसर है 1.38 है। ठीक है। आपके पास जो है वो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा, और आपको कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो करना है। 250 डिवाइडेड बाय 180 आपके जो है वो 2 सेकंड में 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा 1.38। ठीक है। तो आपको 1.38 को लिखना है। आपका नॉमेरिकल कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपका नॉमेरिकल कंप्लीट हुआ, और आपको इसके सॉलिड मार्क 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है। और कोशिश करें कि न्यूमेरिकल को पहले करें। ठीक है। न्यूमेरिकल जो है वो सॉलिड मार्क्स होते हैं, वो के अगर आपके नंबर जो है आपका जो आंसर सही आया तो आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपका ये है कि आपके जो डेटा है, आपने जो डेटा बनाया हुआ है कि कितना है, गिवन मास कितना है, और और वो क्या नीड है, अगर वो लिखोगे तो आपको जो है वो उसके मतलब तकरीबन आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका नंबर अगर आपका आंसर फिर भी सही नहीं होता है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं उससे मोल से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोस नंबर है क्या? जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एवोगैड्रोस नंबर है क्या? एवोगैड्रोस नंबर आपके नंबर एक ख़ास तादाद को जो है वो ज़ाहिर करता है। किस तरह? एवोगैड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ अ पार्टिकल किसी भी कोई भी चीज़ हो सकता है, उनका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। मतलब 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल को का जो तादाद है वो आपके एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है। ठीक है। अब या हम उसको ये इस अल्फाज में भी कह सकते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर उस तादाद को कहते हैं, उस तादाद किसी भी एक चीज़ के तादाद को कहते हैं। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है,
जो मौजूद हैं एक मोल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा तादाद में एक चीज़ें, एक पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, पार्टिकल्स, ये आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहो कि ये एक एटम्स है। अब इतने तादाद ऑफ एटम्स, ठीक है, वो आपके पास, वो तादाद आपके पास जो है वो एक जेन में, वो आप भी आगे बताएंगे कि कितने तादाद में होंगी। अब ये सारे तादाद हैं, अब ये ख़ास तादाद है, वो एक ख़ास तादाद, अगर आपके पास एक वो तादाद जो एक मोल के अंदर मौजूद है, वो तादाद, वो पार्टिकल्स, वो एटम के पार्टिकल्स जो कि एक मोल के अंदर मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। उसको हम एवोगाड्रोस नंबर Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहते हैं। ठीक है, एक मोल आपके इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है, या अगर आयंस के और या मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, या अगर आपको एक ही अल्फाज में ये बात करनी है तो एक मोल आपके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। दैट्स इट। तो अगर मैं बात करूँ मोल और एवोगाड्रोस नंबर को दोनों रिलेट करूँ, तो मोल ये कहता था कि अगर मैं जितने भी एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, अगर मैं उसको ग्राम में तब्दील करूं, तो ग्राम में तब्दील करने के बाद उसकी जो तादाद होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको वह एक मोल कहेंगे। और एवोगाड्रोस नंबर क्या कहते हैं, वो ख़ास तादाद जो कि वो नंबर ख़ास तादाद किसी भी एक सब्सटेंस की जो जो एक मोल के बराबर हो, तो उसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। जो कि आपका एवोगाड्रोस नंबर है, आपकी वैल्यूज़ आपके एमसीक्यूज़ में आएगा। इसका वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आपके एवोगाड्रोस नंबर की तादाद है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल। अगर आप किसी भी एक एटम्स को लोगे, अगर कोई भी एटम का गुच्छा या आयंस का गुच्छा या मॉलिक्यूल का गुच्छा जो कि जिसकी तादाद आपके जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के बराबर हो, तो वो एक मोल है। सही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मोल और एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास इस वजह से ज़रूरी है कि इसी की मदद से हमने क्या चीज़ की, कि हमें ये पता चला कि उनके अंदर किसी भी एटम और मॉलिक्यूल और आयंस के अंदर जो है वो तादाद कितनी है। ठीक है, तो एग्जांपल ये है कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। हमें पता है कि एक मोल के अंदर हमेशा वो 6.02 2023 पार्टिकल्स होंगे। तो पार्टिकल कोई भी चीज़ हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आपका एटम भी हो सकता है, और आपका आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो ये ट्रू है और सही है कि हम ये कहें कि एक मोल के पानी के अंदर हमारे पास कितने होंगे, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एटम के अंदर, आपके 1 मोल ऑफ एटम के अंदर जो है वो क्या होंगे, आपके पास जो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बात करो, तो आपके 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर जो है वो कितने कार्बन एटम मौजूद होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे। एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ख़ास तादाद के बारे में बताया कि जैसे कि डोज़न 12 के इक्वल होता है, इसी तरह आपके पास एक डोज़न का मतलब ये होता है कि 12, जोड़े का मतलब होता है 2। ठीक है, हमें ये एक ख़ास तादाद, मतलब एक ऐसा नाम जो कि एक ख़ास तादाद को रिप्रेजेंट करता हो, एक ख़ास तादाद को जो है बताता हो, तो उसको हम हैज़ अ मोल ले सकते हैं, हैज़ अ डोज़न ले सकते हैं, हैज़ अ पेयर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल आपके एक मोल ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है। 1 मोल ऑफ वाटर, आप वो पानी का अगर देख लें, अगर एक मोल ऑफ पानी आपके पास जो है वो मौजूद होता है, तो इस पानी के अंदर आपके पास जो है वो क्या होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। सही है। उसी तरह अगर हम मैं आयंस के शक्ल में बात करूं, तो आयंस के अंदर जो है एक मोल ऑफ आयंस जो है उनकी जो तादाद होगी वो इक्वल होगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयन की। जैसे कि एक मोल ऑफ सोडियम आयंस के अंदर जो है वो कितने जो है वो
सोडियम आयंस होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 आयंस, ठीक है। तो आप 1 मोल ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इज इट, ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि कौन सा भी पार्टिकल हो, ठीक है, चाहे वो एटम हो, फिर भी यही 1 मोल जो है यही एक 6.02 10 की पावर 23 के बराबर होगा। अगर वो मैं मॉलिक्यूल के अंदर भी लूँ तो वो भी आपके पास जो है वो 1 मोल आपके पास 6.02 10 की पावर 23 के बराबर होगा। और अगर मैं आयन को भी लूँ तो वो 1 मोल आपके वो इक्वल होगा 6.02 10 की पावर 23 के इक्वल होगा। दैट्स इट। पार्टिकल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयन को, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। ये सारा जो है वो कंसेप्चुअली टॉपिक है, आप उसको बार बार दोहरा कर जो है वो फिर आपके जहन में पूरा उतर जाएगा, ठीक है। तो हम उसके बाद हम एक नॉमेरिकल की तरफ आते हैं, दो नॉमेरिकल्स के तरफ जो आपके बुक के रिलेटेड हैं, आपको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। आपका जो है वो सॉल्व करना है ताकि आपका जो है वो प्रैक्टिस हो सके। तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, तो आपको इस तरह जो है वो सॉल्व करना है। इस तरीके से जितने भी आपका जो एक्सरसाइज होगा वो आपको इसी के मुताबिक जो है सॉल्व करना होगा, और इंशाल्लाह आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करना है। आपको पहले ये याद रखना, कैलकुलेट के बाद क्या बात हो रही है। अगर कैलकुलेट के बाद ये दिया गया है नंबर ऑफ मोल, तो मोल को फाइंड करना है। अगर आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको एटम को बारे में पूछना है, जो है वो उसके मुताबिक जो है फार्मूला को जो है वो अरेंज करना है। तो वो कह रहे हैं कि आपके 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, आपके 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। हैज़ वी नो दैट, हमें जानते हैं कि एटम जो है वो आपके तीन तीन हमें पता है कि एक वाटर जो है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल है, MOLECULES मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह जो एटम है, इसी एटम के अंदर इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे जो एटम है तादाद के कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। हम क्यों पूछ रहे हैं, ये इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि आपके मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, तो उसके जो एटम्स होंगे वो उसके एटम की तादाद क्वेश्चन में पूछेगी। अगर आपके मॉलिक्यूल की बात करें तो आप एकदम से बोल सकते हो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपके एकदम से जो है आप कह सकते हो कि इतने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको एटम के बारे में बात करनी है तो एटम जो है आपको क्या करना है, फिर आपको मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उसकी रिस्पेक्ट से आपको जो है वो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास जो है पहले पता चल गया कि वाटर के अंदर जो है कितने मॉलिक्यूल हैं, वो 3 है। 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल मौजूद है, हमें पता है। और ये आपका उसके जो तमाम का जो वज़न है, हमें ये भी पता चला 1 मोल के अंदर कि 1 मोल वाटर का जो वज़न होता है वो 18 ग्राम होता है। तो ये पानी का जो वज़न है 1 मोल के अंदर 18 है, वो हमने लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमें मालूम करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, अब फार्मूला है वो आपको यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। तो इससे पहले हमें एक चीज़ जो है वो चाहिए होती है, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दी है। होना तो चाहिए लेकिन आपको नहीं दी है, जो कि आपके पास है मोल। मोल को फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में मोल फाइंड था, तो इस वजह से हमने कैलकुलेट नहीं किया था, इस वजह से। मोल का फार्मूला आसान है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास। तो आपको क्या करना है, मोल मोल मालूम करना है। मोल को मालूम करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया है, आपको 1 ग्राम है, 1 ग्राम को आपको एक मास दिया गया है, तो उस 1 ग्राम को उसके आपके वाटर के वज़न के साथ आपको जो है वो डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से तो आपको 0.55 मिलेगा। अब इसी 0.55 को जो है वो क्या हुआ, आपका मोल मालूम हो गया, ठीक है। अब उसी अब आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एन ए, ठीक है। एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर कितने थे आपके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। आपके फिल बैंक्स में आ सकती है, आपको कैलकुलेशंस में बहुत ही हेल्प देगी, ठीक है। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23
आपका जो फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई एन ए का मतलब ये होता है कि आपका एवोगैड्रोस नंबर। आपको एवोगैड्रोस नंबर के साथ जितना भी आपने मोल मालूम कर रहे हैं और इस चीज़ का तो आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास हमने यहाँ पर मोल मालूम कर लिया जो कि कितना था 0.55, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको एवोगैड्रोस नंबर से। और ये चीज़ याद रखना उसके एटम के तादाद से भी, एटम्स नंबर्स के साथ भी, एटम के नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई जिसको हम जो एक कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर से करना है। आपको जो है वो कैलकुलेशन की जो है कोई भी ज़रूरत नहीं, आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में। 1.003 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम इसका आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, हम एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो जिसका नाम है number of the atom present in a 100 gram in a carbon dioxide and C6H12O6 which is known as glucose, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करें। तो आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स, सवाल वही है, आपको वही का वही है सवाल। प्रेजेंट इन आ 100 ग्राम्स, आपके नंबर ऑफ एटम आपके मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के और 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितने होंगे। तो आप ग्लूकोज के लिए अलग मालूम करना है और कार्बन डाइऑक्साइड के अलग मालूम करना है। तो हमें मोल मोल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ गिवन मास दिया गया है। तो हमें क्या करना है, मोल के फार्मूले के थ्रू मोल को फाइंड करना है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 100 है, आपका मोलर मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है आपको निकालना बहुत ही आसान है। आप कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, वो 12 है, कितनी तादाद में मौजूद है 1, उसको जमा करना है 16 उसको मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन 2 तादाद में मौजूद है। 16 2 ज़ा 32 प्लस 12 इज इक्वल टू आपके पास आता है 44। तो ये आपका क्या हुआ, ये एक मोलर मास आ गया, ठीक है। जो एटॉमिक मास मोलिकुलर मास है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड किया। तो आपको क्या करना है, मोलिकुलर मास से उसकी जो गिवन मास है उसको डिवाइड करना है, आपका जो आंसर आएगा 2.27। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज, और उसके बाद हम क्या करना है, हमें मोल, ये हमने क्या फाइंड किया, मोल। अब इसी मोल को इसी फार्मूले के थ्रू जो है, जिससे कि मैंने यहाँ पर एक फार्मूला के बारे में बताया, इसी फार्मूला को इस्तेमाल करना है। और ये याद रखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इस एटम्स को भी आपको जो है वो ज़हन में रखना है कि कितने एटम्स है। यही है 1 2 3 तीन एटम आपके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद है। तो आपको उसको इस फार्मूले के थ्रू आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद है, तो आपको उसके अंदर देखने पड़ते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपको नंबर ऑफ एटम को फाइंड करना है, आपको क्या करना है, 2.27 ये आपकी मोल की वैल्यू है। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आपके एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है। मल्टीप्लाई बाय 3 एटम है जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद है, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 41.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ जाएगा इस चीज़ का। उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि ग्लूकोज का जो है वो 100 ग्राम जो है उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो आपको सबसे पहले उनका मोल फाइंड करना है। मोल को फाइंड करने के लिए आपने इनका मोलर मास, जो मोलर मास है वो ग्लूकोज का कितना होता है, आप ऐसे ही याद रखो 180 ग्राम होता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता था, इसी तरह आपका ग्लूकोज का जो है वो 180 होता है। तो आप क्या करना है, गिवन मास 100 है ये यहाँ पर, वो 180 से जो है वो डिवाइड करना है। जब आप 180 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.555 आपका पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास मोल है। फिर वही मोल को जो है, जैसे कि ऊपर मैंने यहाँ पर ये मोल फाइंड किया था, इसी तरह आपको इसी मोल को इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के, उनके अंदर नंबर ऑफ जितने भी एटम्स हैं उसके साथ। एटम्स कितने हैं, एटम्स के साथ, तो आप जब एटम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एटम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी वैल्यू, जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, वो 80.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका ग्लूकोज का जो है वो टोटल वैल्यू आपको कैलकुलेशन करने में, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो है वो टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये एक, फिर बाद में मैंने ये फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो है वो मैंने
यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया है 0.55, ये आपका मोल है, ये विड्रोज नंबर है और इनकी तादाद है। तादाद कितनी है 6624, यहाँ पर 24 है, ठीक है, 24 की तादाद है और उसके साथ मल्टीप्लाई करके 80.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 आपका पार्टिकल्स कह सकते हो, पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और हमारा जो है ये पहला चैप्टर के यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और फुली डिटेल से। और आपको जो है वो जितने भी क्वेश्चन हो इस पूरे चैप्टर के हवाले से और जितने भी लेक्चर के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 2, 9th क्लास। और अगर आपको जो है वो लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो तो आप जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है उससे बेनिफिट हासिल कर सके। और हम जो है वो इसके जो एक्सरसाइज है उनको भी जो है वो सॉल्व करेंगे, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज़ द करेक्ट आंसर है, और जितने भी एक्सरसाइजेज है, क्वेश्चन जो बुक में आपको बताए गए हैं, स्टूडेंट अक्सर कार जो है उसको जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं होती, वो लेक्चर को समझ नहीं पाता है। तो लेक्चर को पहले समझना पड़ता है और फिर बाद में जो है वो किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप जो है वो लेक्चर ही से नहीं सीखेंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चन फिर सख्त लगेगा। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह सेकंड यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।